नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो ट्रंप क्या क्या चीज़ें पॉसिबल करवा रहे हैं। एक तो इंडिया, चाइना, रशिया तीनों इकट्ठे मिलके ऐसे हाथ मिलाएंगे, एक दूसरे के लिए इस तरीके से हंसेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे। तो वो किसी ने सोचा नहीं था कि इंडिया, रशिया, चाइना इस तरीके से इकट्ठे आएंगे, बट ट्रंप ने वो पॉसिबल कर दिया। फिर किसी ने सोचा था कि इंडिया की जीएसटी वगैरह जो है ऐसे कट होगा। और बहुत कोई बोलते हैं कि रिच और पुअर के बीच गैप जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन लग्जूरियस आइटम्स में जीएसटी जहाँ पे बढ़ा है उधर ही जो डेली कंज्यूमर वाले आइटम्स है वहाँ पे घटा है। तो ये एक बेसिकली अमीरों के लिए जो है ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा अमीरों को उनके लग्जरी आइटम्स के लिए। ऑन द अदर हैंड मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए एक राहत है। तो अगेन एक इम्पॉसिबल चीज़ को ट्रंप ने पॉसिबल करके दिखाया है, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है और मैं तो दबा के शॉपिंग करने का सोच रहा हूँ जैसे ही ये 22 सितंबर से लागू हो। खैर, इसके बारे में ताइवानीज मीडिया क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। बहुत सारे ताइवानीज छिड़े हुए हैं, उनको लगता है कि उनकी तरह इंडिया को भी अमेरिका के गुलाम बनना चाहिए। जिस तरीके से वो डेवलपमेंट जो सोचते हैं कि हाँ डेवलपमेंट, कुछ अमेरिका ने पैसा डाल दिया, कुछ सामान बेच लिया अमेरिका और यूरोप में, और थोड़ा कुछ क्या बोलते हैं फैंसी बिल्डिंग्स बना लिए, तो वो डेवलपमेंट कहते हैं। मैंने अच्छी तरीके से जम के क्लास ली है ताइवानीज लोगों की और बताया है कि ये डेवलपमेंट नहीं है। खुद की खुदगर्जी जो है, खुद के मर्जी मुताबिक डिसीजंस ले पाना, वो सही मायने में डेवलपमेंट कहते हैं। और हालांकि इस जो हमारे गवर्नमेंट की जो स्टेप्स है कि अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे, अमेरिकन प्रोडक्ट्स को अपने मार्केट में एंट्री नहीं होने देंगे, इससे एक लॉन्ग टर्म जो शॉर्ट टर्म में हम अमीर बन सकते थे अमेरिका यूरोप से ज़्यादा ट्रेड करके, वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा, बट इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंस के साथ हम वो चीज़ अचीव करेंगे जहाँ पे कल को जाके हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि वो चाहे तो हमें नीचे गिरा सकते हैं। हम उठेंगे धीरे से, लेकिन ऐसे उठेंगे कि इन दो कौड़ी के जो अमेरिका और यूरोपियन कुत्ते हैं, इनके इशारों से, इनके भौं भौं करने से हमारा कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। उस तरीके से उठेंगे, चाहे वो उसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। खैर, आज का वीडियो देखते हैं ताइवानी मीडिया से। सो लेट्स स्टार्ट। 印度政府宣布，从本月份22号开， इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस की है कि इस महीने की 22 तारीख से गुड्स और सर्विसेज पर टैक्स घटाया जाएगा। हाउस होल्ड गुड्स और हाउस होल्ड अप्लायंसेस पर टैक्स की दर कम की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे घरेलू मांग बढ़ेगी और महंगाई के दबाव का सामना किया जा सकेगा। हालांकि टैक्स में यह कटौती टेम्परेरी है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की विकास दर इस फाइनेंशियल गैप को पूरा करेगी और पॉजिटिव इकोनॉमिक साइकिल को आगे बढ़ाएगी। This reform is not just on rationalizing rates. It's also on structural reforms. It's also on ease of living so that businesses can do their business of working together with the GST. 眼看9月下旬消费旺， कंजम्पशन में सुस्ती सितंबर से शुरू होगी। भारतीय सरकार ने घोषणा की है कि इस महीने की 22 तारीख से गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स घटाया जाएगा। हाउस होल्ड गुड्स और हाउस होल्ड अप्लायंसेस पर टैक्स की दर 18% से घटाकर 5% की जाएगी। इसे अमेरिका के टैरिफ्स के प्रभाव का मुकाबला करने की एक महत्वपूर्ण नीति माना जा रहा है। 减政策。 Now take a look at this. The items of daily essentials like hair oils, toothpaste, soaps, they go down to a 5% rate. Items like butter, ghee, the daily spread, the consumption items of daily use, the savory snacks, all of them go down to a 5% structure. Consumer durable items like air conditioners and television, as you just heard the finance minister say, that goes down to an 18% from the existing 28%. 金融机构分析， फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अनुसार यदि टैक्स में की गई कटौती पूरी तरह कंज्यूमर्स तक पहुंचाई जाती है तो महंगाई 1.1% तक घट सकती है। घरेलू खर्च में भी 0.8% की बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो भारत के हाउस होल्ड स्पेंडिंग के बराबर है। 进经济循环。 Honestly speaking, it's like pretty much a temporary shortfall in the taxes, really, which one can anticipate. And when it comes to the shortfalls as well, those shortfalls are estimated based on 2023-24 numbers. And today, as on date, the consumption is way higher than those numbers in that financial year. So as such, when we talk about, say, a shortfall of $10 billion as against a net shortfall of $5 billion after adjusting the seen goods tax, eventually the consumption is going to increase way higher. So going forward, I'm sure there is not going to be a significant shortfall in the taxes. 尽管减税措施会让 हालांकि टैक्स कट से भारतीय सरकार को हर साल 500 अरब रुपए से अधिक का नुकसान होगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि टैक्स पेयर्स की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी और ओवरऑल टैक्स बेस और अधिक एक्सपेंड होगा।
जिससे मीडियम और लॉन्ग टर्म में फिस्कल स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद मिलेगी। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। प्रभाव का सामना करते हुए भारतीय सरकार ने जनता का बोझ कम करने के लिए पिछले 8 वर्षों का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म लागू किया है। The government plans to bring most products under 2 rates, 5% and 18%. This would replace the current 4 categories ranging from 5 to 28%. और शैम्पू, टूथपेस्ट और साबुन पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया जाएगा। Buyers of large cars like SUVs look set to gain in India's tax reform, driving up shares of Mahindra & Mahindra as well as Eicher Motors. Changes to the consumption tax system towards a simpler structure will lower prices for more than 90% of everyday goods. 与此同时，川普उसी समय पोलिश मीडिया ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से बात की और जोर देकर कहा कि उन्हें बुराई के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। You've expressed many times your frustration and disappointment with Putin. But there's no action since you took your office. How do you know there's no action? Really? 川普气急败坏。 ट्रंप इतने गुस्से में थे कि उन्होंने सीधे भारत को अपने सैंक्शंस के उदाहरण के रूप में पेश किया। Would you say that putting secondary sanctions on India, the largest purchaser outside of China, they're almost equal? Would you say there was no action? That cost hundreds of billions of dollars to Russia. उसी दिन अमेरिका और जापान ने कार टैरिफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए और अंतिम निर्णय लिया। कार के पुर्जों पर टैरिफ्स 25% से घटाकर 15% कर दिया जाएगा। 华尔街日报也披露， वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासा किया कि अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के साथ अपने सबसे बड़े अमेरिका मेक्सिको कनाडा समझौते पर फिर से बातचीत की तैयारी कर रहा है, जिसमें ध्यान अमेरिकी कारों और अन्य इंडस्ट्रीज की घरेलू हिस्सेदारी बढ़ाने पर है। TVBS 新闻综合报道。想看 कमेंट्स में सिंसम ने कुछ ज्यादा ही लंबा लेख लिखा है। शॉर्ट टर्म में यह अमेरिका और भारत के बीच एक साइकोलॉजिकल खेल है। मीडियम और लॉन्ग टर्म में गोल भारत को फिर से चीन विरोधी खेमे में लाना है। भारत ने हमेशा यूरोप और अमेरिका के प्रति न्यूट्रल स्टैंस बनाए रखा है। अपनी नॉन अलाइंड स्टैंस के कारण भारत को यूरोप और अमेरिका से उतना निवेश और ऑर्डर नहीं मिलेगा जितना उनके सहयोगियों को मिलता है। इसलिए भारत को डेवलप्ड देशों की कतार में शामिल होने में निश्चित रूप से बहुत समय लगेगा। भारत का रूस से तेल खरीदना आर्थिक कारणों से है, लेकिन इसके कारण अमेरिका के एडिशनल टैरिफ और यूरोप अमेरिका से कम निवेश का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि लंबे समय में भारत को नुकसान उठाना पड़ेगा। जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से रूस के साथ गठबंधन चीन को रोक सकता है और यह बात भारत के लिए छोड़ना कठिन है। लेकिन अगर भारत तेल खरीद का सौदा छोड़कर अमेरिका से हथियार ले लेता है तो वह अपनी मौजूदा रक्षा की कमी को जल्दी पूरा कर सकता है। फिलहाल रूस और यूरोप के हथियार चीन के मुकाबले कमजोर दिखते हैं, लेकिन भारत का अपना विकास तब तक मुश्किल रहेगा जब तक उसे विकसित देशों तक पहुंचने के लिए फंड और तकनीक नहीं मिलते। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अबे घोचू, तुम लोगों को एक सीधी बात समझ में नहीं आता कि भारत किसी खेमे को बिलोंग नहीं करता, भारत का अपना खेमा है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज इटसेल्फ ए खेमा। और जो देश वॉर में नहीं उलझना चाहते हैं, जो देश पीस चाहते हैं, ओनली एक्सेप्शन इज टेररिस्ट, सिर्फ टेररिस्ट को मारना है और पीसफुल तरीके से जीना है। ये आइडियोलॉजी में जो विश्वास रखते हैं उनके लिए हमारा खेमा, इंडिया की दरवाज़ा जो है हमेशा खुला हुआ रहता है। और अब तो एक बात बोल, तुझे अगर कल 2 लोग मिलते हैं, एक तुझे बोलता है कि तुझे पैसा बहुत दूंगा, तू मेरे घर का नौकर बन जा, और दूसरा आदमी बोलता है कि पैसा तो ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा लेकिन दोस्त की तरह मेरे घर में आके मेरे काम में हाथ बटाना, मेरा हेल्प करना। अगर तेरा जवाब है कि ऑप्शन ए, पहले व्यक्ति को जो तुझे नौकर बनाना चाहते हैं, वो तेरा चॉइस है और इसे तू विकसित होना कहते हैं, तो लात मारता हूं मैं ऐसे विकास पे। चाहे हमारा यूरोप से थोड़ा ट्रेड कम हो, अमेरिका से थोड़ा ट्रेड कम हो, लेकिन इन हिपोक्रिट्स कमीनों के सामने झुकने से ज्यादा शर्मनाक और कोई भी चीज नहीं। और ये अमेरिका यूरोप होते कौन है किसी को विकसित करने वाला? इनकी औकात ही नहीं है उतनी। दुनिया की आधी आबादी ब्रिक्स देशों में है, तो अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स है तो कंज्यूमर्स भी यहीं पे ही है। यूएस में जितना भी टेक्नोलॉजी वगैरह है ना, वो ज़्यादातर एशिया की ही कंट्रीब्यूशन है, एशियंस की ही कंट्रीब्यूशन है। और एशियंस वहाँ पे इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे डॉलर्स जो है, और डॉलर्स की वैल्यू इन्होंने आर्टिफिशियली बढ़ा के रखा है। जिस दिन डॉलर की असलियत सामने आएगी, जिस दिन डॉलर की भाव गिरेगा, उस दिन यूएसए और यूरोप ताश की पत्तों की तरह बिखर जाएगा। उसके बाद युटसंग बिज ने लिखा है कि
ताइवान को सच में भारत को विकसित करना चाहिए, लेकिन ताइवान में बहुत कम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, और तो और भारतीय अंग्रेजी तो बिल्कुल भी नहीं। इसके रिप्लाई में एवरीडे एंड नाइट ने लिखा है कि क्या भारतीयों के साथ कारोबार करना बहुत मुश्किल है? दुनिया के सबसे अच्छे ग्राहक सच में अमेरिकी ही हैं। इसे जवाब देते हुए इन्फिनिटी मूवीज ने लिखा है, क्योंकि अमेरिकन्स अपनी स्थानीय कंपनियों के प्रति बिल्कुल वफादार नहीं हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज के लिए यह अच्छी बात है। नेक्स्ट, नोराफान ने लिखा है कि कई न्यूज मीडिया इस साल ट्रंप की नीतियों में हो रहे बदलावों के साथ कदम नहीं मिला पाए। हाल ही में मोदी ने ट्रंप का फोन उठाने से भी इनकार कर दिया। एप्पल को छोड़कर बाकी निवेशकों को 50% टैरिफ झेलना तय है। अब एकमात्र विकल्प ये है कि वे वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया जैसे कम टैरिफ वाले देशों में जाएं। उसके बाद यंग सियाओ ने लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि ताइवानी कारोबारी भारत में निवेश करेंगे और फैक्ट्रियां बनाएंगे, भारत के निर्माण में सहयोग करेंगे और वहां के इकोसिस्टम का हिस्सा बनेंगे। आखिरकार भारत अपने पैसे भारत में ही खर्च करता है और जब बाहर जाता है तो उसे वापस घर लाना चाहता है। उसके बाद चंगोंग ने लिखा है कि भारत में मौजूद ताइवानी कारोबारी धीरे धीरे भारत से निकल रहे हैं। उसके बाद यूजर DH2WS सदजिम ने लिखा है, भारत को चीन और रूस से अलग होकर अपना बाजार अमेरिका के लिए खोलना चाहिए। नॉन अलाइनमेंट या बायलैटरल डोमिनेंस का दौर अब खत्म हो चुका है। केवल अमेरिका के साथ मजबूती से खड़े होकर ही भविष्य बनाया जा सकता है। उसके बाद कैनेली टॉनकियन ने लिखा है कि भारत इतना घमंडी है कि उसे अपनी औकात का अंदाजा ही नहीं है, वह खुद को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेता है। इसे जवाब देते हुए लिखा है कि अगर कोई भारत है जिसकी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है और करोड़ों युवा हैं और जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और जिसकी सेना चौथी सबसे मजबूत सेना है और 5वीं सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर कंट्री है, तो उसकी औकात 197 देशों से भी ज्यादा होगा। ये एक सिंपल मैथ है। उसके बाद रॉकटैंग ने लिखा है कि केवल मूर्ख ही ट्रंप के साथ मिलकर चीन और भारत पर 100% टैरिफ लगाएगा। अमेरिका भी ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका को भेजे जाने वाले ज्यादातर आईफोन और अन्य एप्पल प्रोडक्ट्स चीन और भारत में बनते हैं। क्या अमेरिका चीन और भारत में बने आईफोन और अन्य प्रोडक्ट्स पर एक साथ 100% टैरिफ लगाएगा? बिल्कुल नहीं। अमेरिका केवल एप्पल को छूट देगा। इसके अलावा अमेरिका यूरोपीय संघ से भी एप्पल को छूट देने की मांग करेगा, वरना यूरोपीय कंज्यूमर्स वियतनाम में बने सैमसंग जैसे प्रोडक्ट खरीदेंगे और एप्पल की बिक्री गिर जाएगी। ट्रंप बिना सोचे समझे बोल देता है। उसके बाद अलंजू ने लिखा है, भारत तो पहले से ही इधर उधर छलांग लगाता रहा है। चीन ने कभी यह सोचा ही नहीं था कि भारत को अमेरिका के खिलाफ अपने साथ खड़ा करेगा। इस बार तो पूरी तरह ट्रंप की ही गलती है। आखिर में बीबी चैजी 5M ने लिखा है कि द प्रॉब्लम इज दैट ताइवान इज नेवर ऑन द टेबल, इट्स ओनली ऑन द मेन्यू।